ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंटिंग फॉर मटेरियल का जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया था उसको मुकम्मल करेंगे और आगे अकाउंटिंग फॉर लेबर की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर लेबर में हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं, एक क्विक रिव्यू। क्या क्या पढ़ लिया बताएं। फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और कौन सी एंट्री? बफर इन्वेंट्री। मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल दो तरह के होते हैं। और उसके अलावा हमने अकाउंटिंग में बेसिकली रिकॉर्डिंग पूरी समझ ली थी और वैल्यूएशन में हमने कल ये तीन मेथड्स किए थे। फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने कहा था आपने खुद रिव्यू करना है। इन्वेंट्री कंट्रोल हमने सीखा था। अब आइए, जो एक दो टॉपिक्स रह गए थे वो उस पे हम आते हैं और उसको हम कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट। इन्वेंटरी कंट्रोल इज द रेगुलेशन is the regulation of inventory levels, which includes putting a value to the amount of inventory issued and remaining inventory. Control also include ordering, purchasing, receiving and storing goods. क्या कह रहे हैं? Inventory और control also includes ordering, purchasing and storing. तो इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब हुआ कि वेयरहाउस में आपके पास जितना सामान, जितना स्टॉक रखा हुआ है उसका कंट्रोल जरूरी है, बेहद जरूरी। अब स्टॉक तीन तरह का है, कौन सा है? नंबर वन, रॉ मटेरियल। नंबर टू, फिनिश गुड्स। नंबर थ्री, वर्क इन प्रोग्रेस। ये तीनों कैटेगरीज हैं आपके गोदाम में, ये तीन तरह का माल रखा हुआ। अब आपने इसको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। और मैनेजिंग और कंट्रोलिंग में क्या क्या चीजें आएंगी कि ऑर्डर कब प्लेस करें, परचेज करें या ना करें, कितने करें, रिसीव रिसीव हो गए हैं नहीं हुआ है माल, डिफेक्टेड माल तो रिसीव नहीं हो गया, एक्सपायर्ड माल तो नहीं हुआ, स्टोरिंग, फिर उसको मेंटेन रखना, उसकी शेल्फ लाइफ को बरकरार रखना। अब आगे आइए। हम हमेशा ये कहते हैं इन्वेंट्री की जब भी बात करें तो जहन में एक इदारे को लेकर आए, दैट इज सुपरमार्केट, जो आपके लिए बेस्ट मिसाल हो सकती है समझने के एतबार से। बहुत सारे शेल्फ रैक्स हैं, सब पे सामान रखा हुआ है, सब सामान की कोडिंग हुई हुई है। अब वही सारा सामान, ये जो यहाँ पे सुपरमार्केट का सेटअप है, इसी तरह गोदाम में भी इस तरह का सेटअप, ताकि गोदाम में भी कोई भी माल आपको निकालना है तो आपको आसानी हो, सब कैटेगराइजेशन शेल्फ वाइज रखे हुए हो पहले से ऑर्गेनाइज्ड वे में। इससे आसानी होती है कि गुड्स आप इशू कर रहे हो, ले रहे हो। ये इस तरह की शेल्फिंग भी होती है। ठीक है, तो हर तरह के शेल्फ्स आपके इदारे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का प्रोडक्ट सेल और परचेज कर रहे हैं। अब आइए, बिन कार्ड। व्हाट इज दिस बिन कार्ड? ये बिन कार्ड बेसिकली एक नोटिंग डॉक्यूमेंट है फॉर द वेयरहाउस मैनेजर, जहां पे वो नोट कर रहा है क्या क्या, कि कितना माल आया, रिसीव, कितना माल गया, इशू, गोदाम में से। तो अब क्या हो रहा है कि सुबह से लेकर रात तक ये जो मैनेजर बैठा है, और ये गेट है वेयरहाउस का, माल आ रहे, माल जा रहे, माल आ रहे, माल जा रहे, तो ये फटाफट से अपने पास उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि 1 बजे इतना माल आया, 2 बजे ये वाला माल गया, 3 बजे फलाना माल आया, 4 बजे ये हुआ, 5 बजे ये हुआ। टाइम टाइम के हिसाब से वो नोट डाउन कर रहे हैं सारी चीज। ये जिस डॉक्यूमेंट में नोट डाउन कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड बिल। नाउ दिस इज एन इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट। इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट यानी कि वो इसमें रफ रफ अपने पास लिख रहे हैं फटाफट से, ताकि देर ना। लेकिन जैसे ही डे क्लोज करना है, डे क्लोज करने के लिए इसी वेयरहाउस मैनेजर को ये सब कुछ कंप्यूटर पे डालना होगा, सॉफ्टवेयर पे डालना। हो सकता है उसके पास यहीं पे सॉफ्टवेयर मौजूद हो और वो साथ साथ ही ये डाल रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ मैन्युअली कर रहे हैं और डे क्लोज करने के वक्त पिन कार्ड में जो कुछ भी हुआ उसको फॉर्मली स्टोर्स लेजर अकाउंट में डाल। अब जाहिर है स्टोर लेजर अकाउंट का एक फॉर्मेट है, लेजर बनाने का एक फॉर्मेट है, जैसे जर्नल का फॉर्मेट है। तो एक दफा फर्स्ट एंट्री कहाँ हो रही है? बिन कार्ड। और फिर उसको ट्रांसफर कहाँ किया जा रहा है? स्टोर लेजर अकाउंट। अब ये भी हो सकता है स्टोर लेजर अकाउंट मैनुअल हो, लेकिन ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में कंप्यूटर्स और एप्लीकेशंस नहीं थी, बट आज एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। ठीक है।
अब आइए, ये देखें स्टोर लेजर अकाउंट। जीआर नंबर, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, अमाउंट, इश्यूज, इन्वेंट्री, सारा डेटा इसमें फॉर्मली लिखा हुआ है। नाउ कोडिंग ऑफ मटेरियल्स। कोडिंग, हर प्रोडक्ट की कोडिंग होती है, और ये बात अब आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप लोग सुपरमार्ट्स जाते हैं, मॉल्स जाते हैं। जस्ट बार कोड स्कैनर होता है एंड सारा आपका रिसीट बन के निकल आता है। वो बंदा जो खड़ा होता है उसको पूरा टाइप करने की भी जरूरत नहीं कि कौन सा गुड है और क्या है। वो सब कुछ बार कोड, बार कोड, बार कोड, बार कोड। तो अब ये जो कोड है, कोडिंग ऑफ मटेरियल्स, ये क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं, पढ़िए। एम्बिगुइटी। Ambiguity is avoided. Different people may use different descriptions for materials. This is avoided if numbers are used. क्या कह रहे हैं? एम्बिगुइटी इज अवॉइडेड का मतलब है, एम्बिगुइटी का मतलब होता है मुबहम। मुबहम का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, समथिंग विच इज नॉट क्लियर। जैसे फॉगी मौसम हो जाता है तो फॉग के दौरान आपको नहीं पता चल रहा होता गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, कि आगे सड़क है भी या नहीं। आपको शक हो रहा होता है कि पता नहीं आगे कोई खड्डा या गटर ना हो, या आगे पता नहीं कोई इंसान ही ना हो, हमें इतनी धुंध है नजर ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मामला क्या होगा? एम्बिगुअस। इट्स एन एम्बिगुअस सिचुएटेड सिचुएशन, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग, व्हाट्स कमिंग अप, व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द रोड, वी डोंट नो विच साइड टू टेक अ टर्न, आगे रोड है भी या नहीं, हमें पता ही नहीं। तो एम्बिगुइटी इज अवॉइडेड जब आप कोडिंग लगा देते हो। हर अपने प्रोडक्ट पे कोड होता है, हर प्रोडक्ट का, हर यूनिट का कोड होता है। तो फिर कोई शक, शुबा, कोई पता नहीं है या नहीं है ये प्रोडक्ट, गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे स्टिकर लगा हुआ है बारकोड का। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके पास मार्कर हो और उस पे कोड लगा हुआ हो और आपको पता ही ना हो। अगर मार्कर है तो डेफिनेटली उस पे कोड लगा हुआ है, और अगर कोड लगा हुआ है तो डेफिनेटली वो पे सिस्टम शो करेगा। तो ambiguity is avoided. Different people may use different descriptions for material. This is avoided if numbers are used. अब देखो, मैं अगर मेरे पास बहुत सारे मार्कर्स हैं तो एज एन अकाउंटेंट मैं इसको सोच रही हूँ ब्लैक मार्कर, मैंने लिख दिया ब्लैक मार्कर। तुम एज एन अकाउंटेंट काम पे आई, मेरी नौकरी चली गई, तुम आई, अब तुम इसको देख रही हो डॉलर कंपनी मार्कर, डॉलर कंपनी से तुम इसको सेव करोगी, मैं इसको सेव कर रही हूँ ब्लैक मार्कर के नाम से, तुम सेव करोगी डॉलर कंपनी के नाम से। अब ओनर आएगा, वो बोलेगा कि भाई ये ड्राई इरेज मार्कर कहाँ है, वो उसका नाम लेगा ड्राई इरेज मार्कर कहाँ है। हम ड्राई इरेज सर्च करें, सर्च करें, आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, शायद हमारे पास नहीं है। तो कंप्यूटर को जो बोलोगे वो समझेगा। तो ओनर ने बोला ड्राई इरेज मार्कर, वो तो ना आपने सेव किया ना मैंने सेव किया, मैंने ब्लैक मार्कर के नाम से सेव किया, आपने डॉलर मार्कर के नाम से सेव किया। तो अब ये चीज यहाँ आ जाती है एम्बिगुइटी। तो जब हम कोडिंग लगा देते हैं तो कोड तो नंबर्स है, कोड है, तो ये कोड नंबर कहाँ है, ये वाला ये कोड नंबर प्रोडक्ट का कहाँ है, तो सब कोई वही कोड नंबर से ही इसको बुलाएंगे, इसका नाम लेंगे, सर्च करेंगे तो ये मिल जाए। ये बात हो रही है यहाँ पे कि एम्बिगुइटी इज अवॉइडेड, कोडिंग से एग्जैक्टली स्पेसिफिकली आपको प्रोडक्ट तक वो पहुंचाना। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट है टाइम सेव, कॉस्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज इम्प्रूव। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? इफेक्टिव है। एफिशिएंसी और इफेक्टिव दो अलग वर्ड्स हैं, क्या मतलब? समझा था हमने, सीखा था हमने। Efficiency. पता है लेकिन डिस्क्राइब करके नहीं। याद करो, हिंट दे। फिगर, टाइम, वेरी गुड। टाइम, स्पेस, स्पेस, फिगर, फिगर, ये क्या है? एफिशिएंसी, यूज, रिसोर्सेस। इस रिसोर्सेस का भरपूर इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड एफिशिएंसी। क्लियर? तो अब ये जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज इम्प्रूव्ड, ऑफ कोर्स जब कोडिंग सिस्टम आ गया तो आपकी प्रोडक्शन भी बेहतर हो जाएगी। आपको एग्जैक्टली पता है कितना माल है, कितना माल चला गया, कितना माल खराब हो गया, क्योंकि कोड के मुताबिक आप चल रहे हो। देयर इज नो कंफ्यूजन।
Next, computerized processing is made easier, of course. Numbered coded systems can be designed to be flexible and can be expanded to include more inventory items as necessary. Coding आप बढ़ा भी सकते हो, increase भी कर सकते हो, items भी increase कर सकते हो easily, कोई मसले वाली बात नहीं है। जब आप माल इशू कर देते हो गोदाम से, तो उसके लिए आप एक नोट बनाते हो, जिसको कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट। बेसिकली ये हमने एमए1 में भी समझा था, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं। आपका सुपरमार्ट है, ठीक है, और सुपरमार्ट में ये शेल्फ्स हैं, और हर शेल्फ का एक मैनेजर। शेल्फ ए, बी, सी, डी। शेल्फ ए में कुछ सामान खत्म है, तो ये जो मैनेजर है ये एक नोट बनाएगा जिसको कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट, एमआरएन। और वो बोलेगा ये मुझे चाहिए। ये नोट, ये सेल्स मैनेजर, ये शेल्फ मैनेजर ए भेजेगा किसको? वेयर हाउस मैनेजर। वेयर हाउस मैनेजर अपने गोदाम में चेक करेगा क्या ये माल है। अगर तो है तो वो एक नोट क्या, वो ट्रॉली भरेगा और उसको सामान भिजवा देगा। जब वो ट्रॉली भरेगा, उसको सामान भिजवा देगा, इसने रिसीव किया, इस मैनेजर ने रिसीव किया, मैनेजर ए ने, इसने कहा क्या कि ये तो मेरा सामान नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है बराबर में बी का सामान मेरे पास आ गया। तो ये क्या करेगा, ये मटेरियल या तो रिटर्न नोट बनाएगा। रिटर्न नोट में क्या होगा, रिटर्न नोट बना के सारा सामान वापस भेज देगा वेयर हाउस वाले को। और अगर रिटर्न नोट नहीं बनाएगा तो दूसरा नोट ये बना सकता है, मटेरियल ट्रांसफर नोट। ट्रांसफर नोट करके बी को ट्रांसफर कर देगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट हो गया, मटेरियल रिटर्न नोट एंड मटेरियल ट्रांसफर। अब आइए, वेयरहाउस मैनेजर के पास मटेरियल रिक्विजिशन नोट आया, तो मैनेजर ने कहा मेरे पास तो वेयरहाउस में सामान ही नहीं है, खत्म हो गया। तो अब ये क्या करेगा, परचेज ऑर्डर फॉर्म, ये हमें चाहिए, ये खत्म हो गया, किसको भेजेगा? परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट अब ढूंढेगा कि मार्केट में कितने सप्लायर्स हैं, ए, बी, सी, डी। इनसे फिर क्या लेगा, कोटेशन। क्या आप कोटेशन दो, तो मैं बताऊंगा कि हमें क्या क्या चाहिए और किससे मंगवाना है और क्या आपकी क्रेडिट फैसिलिटीज। तो ये अब आपने देखे यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए। नंबर 1 बोलिए। मटेरियल, नेक्स्ट, मटेरियल रिटर्न एंड ट्रांसफर। वेरी गुड। नेक्स्ट, परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट, कोटेशन। कोटेशन। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है। अब ये क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों रिक्वायर्ड है, ये डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है? ओनर तो ऑफिस में बैठे है, ओनर को क्या पता कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कोई फ्रॉड नहीं कर रहे। तो वो तो बोलेगा कि भाई मुझे एविडेंस दिखाओ कि तुमने कब ये माल, तो वेयर हाउस मैनेजर कह रहे हैं इसने तुम्हें भिजवा दिया, तो कहाँ गया माल? तुम फिर बोल रहे हो कि मैंने शेल्फ खाली है, अभी तो भिजवाया माल। तो ये बोलेगा सर मैंने बी को भिजवा दिया, वो बी का माल था, मैंने ट्रांसफर नोट बना के उसको भिजवा, लाओ दिखाओ ट्रांसफर नोट। देखेगा, वेरीफाई करेगा, यहाँ सामान बी से वेरीफाई करेगा कि बी तुम्हें सामान मिला नहीं मिला, बीच में कहाँ गायब है। तो बी बोलेगा यस मिला, ठीक है। तो ये सब इसलिए जाके चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, कंट्रोल्स इनका नाम है डॉक्यूमेंट्स, कि ये सारे कंट्रोल्स के तौर पे फंक्शन कर रहे होते हैं और एज एन एविडेंस काम आते हैं। नेक्स्ट, अल्लाह भला करे आपका, स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग किसे कहते हैं, पढ़िए। स्टॉक टेकिंग Involves counting the physical inventory on hand at a certain date and checking this against the balance shown in the क्लैरिकल रिपोर्ट। clerical reports. कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्टॉक टेकिंग क्या समझ आया आपको?
स्टॉक का चेक बैलेंस या तो स्टॉक टेकिंग का मतलब है स्टॉक काउंटिंग। इन्वेंट्री की काउंटिंग करना, इन्वेंट्री को रखना, दैट इज स्टॉक टेकिंग। अब स्टॉक टेकिंग दो तरह के होते हैं, नंबर वन पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग एंड नंबर टू कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग जो होती है साल में एक दफा, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग जो सालाना होती रहती है। जो साल में एक दफा होती है उसमें क्या किया जाता है, वेयरहाउस को बंद कर दिया जाता है और सारी ट्रांजैक्शंस रोक दी जाती हैं कि अब वेयरहाउस जो है इस वक्त अवेलेबल नहीं है, एक हफ्ते तक, एक हफ्ते तक काउंटिंग चलेगी, फिर हम वेयरहाउस खोलेंगे। तो पूरे इदारे की जो टीम है ना वो सारी काउंटिंग में लग जाती है, सारे काम रुक जाते हैं। अब आइए दूसरी तरफ, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग में एक अलग डिपार्टमेंट ही अलग है जिसका सारा साल काम ही यही है कि वो गोदाम में बैठे हैं एंड इट इज जस्ट गोइंग टू कीप काउंटिंग। First, it's going to count the inventory of the chairs, verify with the system, tick. Then it's going to count the chairs in blue color. Then they are going to tick, match with the system. Then they are going to count the computers. Then they are going to count the ACs and the lights and so. जो जो इन्वेंट्री रखी, तो उनका सारा साल ये काम है। अब दोनों जरा डेफिनेशन पढ़िए और देखें क्या चीज समझ आ रहा है। periodic stock taking. This is usually carried out annually, and the objective is to count all items of inventory on a specific date. नेक्स्ट, Continuous stock taking. This involves counting and checking a number of inventory items on a regular basis so that each item is checked at least once a year. And valuable items can be checked more frequently. This has a number of advantages over periodic stock taking. It is less डिस्ट्रप्टिव, disruptive, लेस less प्रोन टू एरर। less prone to error, and achieves speed. क्या कह रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग के? Error नहीं होता कि हम बार बार चेक नहीं करना सकते। देखो, दोनों में अब कंपैरिजन है, अब कंपैरिजन एडवांटेज डिसएडवांटेज के पर्सपेक्टिव से। पीरियोडिक साल में एक दफा काउंटिंग हो रही है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि साल में जब एक दफा काउंटिंग हो रही है तो सारा साल आप वेयर हाउस विजिट नहीं किया, साल के एंड में आप विजिट कर रहे हो, तो ये हो सकता है कि बहुत सारा माल आपका एक्सपायर हो चुका हो और आपको खबर ही ना हो। और जब आप एंड ऑफ द ईयर गए स्टॉक टेकिंग करने के लिए तब आपको पता चला हो कितना माल चूहे ने कुतर दिया, कितना माल जो है पड़े पड़े खराब हो गया, कितने कहाँ से लीक हो रहा है। सही। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है पीरियोडिक का कि आपको पूरा साल खबर ही नहीं, और जब आपको खबर लगेगी तो बहुत देर हो चुकी होगी या अच्छा खासा नुकसान हो चुका। सेकंड आइए, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग में आप सारा साल एक टीम गोदाम में मौजूद है, तो प्रॉम्प्टली आपको चीजें पकड़ में आ जाएंगी। जैसे ही कोई गड़बड़ होगी प्रॉम्प्टली वो पकड़ में आ जाएगी, उसको हाईलाइट पे आ जाएगी, वो चेक हो जाएगी, उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। पूरा साल वो पड़ा नहीं रहेगा, खराब नहीं होता रहेगा, राइट। फौरन फौरन एक्टिवली उसको एड्रेस किया जाएगा। तो दैट इज वन ऑफ ठीक है। तो दिस इन्वॉल्व्स काउंटिंग एंड चेकिंग। डिस्ट्रप्टिव नहीं होगा, लेस डिस्ट्रप्टिव, पूरा इदारा बंद करने की जरूरत नहीं, लेस प्रोन टू एरर, गलती नहीं आएगी, गलती जो है पड़ी नहीं रह जाएगी, फॉरन हाईलाइट में आके एड्रेस हो जाएगी एंड अचीव्स ग्रेटर कंट्रोल। ग्रेटर कंट्रोल है आपका इन्वेंट्री और स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट, इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज किसे कहते हैं? पढ़िए, ये पूरा पढ़िए फिर मुझे आप समझाइए।
क्या समझ आया? Difference between physical amount and inventory actual amount. द डिफरेंस बिटवीन जो आपके पास गोदाम में एक्चुअली माल रखा हुआ है और जो सिस्टम शो कर, अगर दोनों में फर्क है दैट मीन्स देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी। अब ये फर्क क्यों है ये पता लगाना, इन्वेस्टिगेट करना होगा कि आया फिजिकली कोई चीज अप एंड डाउन हुई है, सही काउंट नहीं हुई, या है ही नहीं, मौजूद नहीं है, सेल हो गई है, आया यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हुई, यहाँ वो प्रोडक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, कोडिंग नहीं लगी हुई, क्या मसला हुआ है, क्यों ये डिफरेंस आ रहा है, यहाँ बता रहा है, यहाँ जब मैंने काउंट किया तो 1000 यूनिट्स हैं, यहाँ दिखा रहा है 900 यूनिट्स हैं, तो 100 यूनिट्स गए कहाँ? ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये क्यों हो रही है? सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल हियर कि सप्लायर्स डिलीवर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स देन इज शोन ऑन द गुड्स रिसीव नोट। हो सकता है ये हो कि उन्होंने माल जो है वो कम भेजा हो और गुड्स रिसीव में कुछ और लिखा हुआ है, काउंटिंग गलत हो गई या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री जो है इशू टू प्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट शोन ऑन द मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मटेरियल रिक्विजिशन में कुछ लिखा हुआ है कि हमें 10 यूनिट्स चाहिए, यहाँ से माल निकला है 20 यूनिट्स का, क्यों भाई, एक्स्ट्रा क्यों गया? ठीक है। एक्सेस इन्वेंट्री इज रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। एक्सेस इन्वेंट्री जो यहाँ थी उन्होंने भेजी मगर उसको इसका रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, मटेरियल रिटर्न नोट भी नहीं बनाया, ट्रांसफर नोट भी नहीं है, तो वो रिकॉर्ड में है ही नहीं चीज। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। क्लरिकल एरर्स हो सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक, 100 की जगह 1000 लिख दिया, एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 100 की जगह 10 लिख दिया, एक जीरो कम हो गया। नेक्स्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री को मैनेज करने की क्या क्या कॉस्ट है? नंबर वन, परचेज कॉस्ट, किसको खरीदने का खर्चा। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉल पे ऑर्डर किया, अर्जेंट ऑर्डर किया, नॉर्मल ऑर्डर किया। होल्डिंग कॉस्ट, उसको संभाल के जो वेयर हाउस पे रखा हुआ है उसका। रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री, आप स्टॉक आउट हो गए। स्टॉक आउट हो गए तो फिर अब आप इमरजेंसी में बुलवाओगे तो ऑब्वियसली हाई रेट्स पे आएंगी चीजें। ठीक है। अब ये सब की इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है विच आई थिंक इट सेल्फ रीड एंड MA1 का ब्रॉड फॉरवर्ड है। स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट, अगर आपके पास इन्वेंट्री खत्म हो गई है तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता If too much inventory is held, holding costs will be incurred unnecessarily. But if too little inventory is held, the business may run out of inventory and incur stock out costs. Stock out contributions. Lost contribution from lost sales. Loss of future sales due to this. Yes, है? Granted customers. disgruntled customers. Loss of customers goodwill as the product they required is not available. Cost of production, stock pages, labor inefficiency caused due to frustration over stock pages. Extra ordering cost for urgent small quantity orders. क्या कह रहे हैं? लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लॉस्ट सेल्स, सेल्स लूज हो गई, कॉन्ट्रीब्यूशन भी लूज हो गया। लॉस ऑफ फ्यूचर सेल्स ड्यू टू डिसग्रंटल्ड कस्टमर्स, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। अब इसमें आप मुझे बस समझाओ ना, क्या आपको समझ आ रहा है, क्या कहाँ कहाँ लॉस हो? थर्ड है कि कस्टमर्स की गुड जो उनको चाहिए वो हमारे पास नहीं अवेलेबल नहीं। तो आप एक दफा जाओगे, उसको सुपर मार्ट के एग्जाम्पल से लो ना, आप सुपर मार्ट गया कि तो सनसिल्क का शैम्पू है, अब सनसिल्क का शैम्पू नहीं है, एक दिन गए आप पता किया नहीं है, दूसरे दिन गए नहीं है, तीसरे दिन भी नहीं है, एक हफ्ते बाद गए देंगे, पांचवी दफा आप छोड़ दोगे वहां जाना, क्योंकि मुझे जो ब्रांड चाहिए या मुझे जो मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो वहां पे नहीं फुलफिल हो रही, वो प्रोडक्ट्स वहां होते ही नहीं है, जब भी जाओ खाली है, जब भी जाओ नहीं है, कल परसों आएगा, कल परसों भी जाते रहो, तो आप क्या करोगे? वेट करती रहोगी, उसका इंतजार करोगी, बार बार उसी सुपर मार्ट जाओ। You will switch. There are so many other supermarkets. You will switch and you will go somewhere else. जहां से आपको सारा ग्रोसरी एक साथ आपको मिल जाए, मैक्सिमम चीजें, वहीं जाओगे। तो देयरफॉर जिसका स्टॉक आउट हुआ उसका क्या नुकसान हुआ? उसने अपना एक लॉयल कस्टमर लूज कर, उसने अपनी गुडविल खराब, उसकी सेल्स लूज हुई, उसकी प्रोडक्शन में स्टॉपेजेस आ रहे हैं, यानी प्रोडक्शन करते करते, मैन्युफैक्चरिंग करते 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 मटेरियल खत्म हो गया। अब मटेरियल खत्म हो गया तो फर्दर प्रोडक्शन कैसे होगी? नहीं हो सकती। चेयर बनाने वाली फैक्ट्री है, चेयर्स के लिए जो मटेरियल चाहिए वो खत्म हो गया, तो लेबर तो फिर फारिग बैठ जाएगी, तो आपकी लेबर की भी कॉस्ट जा रही है और प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा।
तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। नेक्स्ट, लेबर एफिशिएंसी कॉस्ट ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन और स्टॉपेजेस। जब बार बार रुकावटें आएंगी जस्ट बिकॉज के माल खत्म हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी मैनेजमेंट में, लेबर में, हर किसी को बढ़ेगा कि भाई आपने बिजनेस तो खोल लिया है मगर बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास इतना भी मटेरियल नहीं है कि आप एक दिन स्मूथली रन कर सको। बार बार खत्म हो रहा है, बार बार मंगवा रहे हो, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक दफा ही मंगवा के रख लो जब आपको चलाना है बिजनेस। नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर अर्जेंट। अब जब अर्जेंट में आप ऑर्डर करोगे, आपका इदारा माल मंगवाएगा अर्जेंसी में, स्मॉल क्वांटिटी में मंगवाएगा और वो हाई प्राइस भी होगी। ठीक है, तो ये सारी बाकी हमने फिर कल पढ़ लिया था, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ये सारी चीजें हम लोग देख ली। अच्छा, अब मैं चाहूंगी आप अकाउंटिंग फॉर मटेरियल का जरा रिवीजन किट खोलें और इसके क्वेश्चंस करना शुरू करें। पहले हम क्विक क्विज करते हैं यहाँ पे। ये क्विक क्विज ज्यादातर इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Return of material. नेक्स्ट, ये वाला सवाल कीजिए। एक से। हम्म। नेक्स्ट, which was the value of the inventory of day 5? डे 5 की इन्वेंट्री वैल्यू क्या है? डे 2 में 260 कॉस्ट आ रही है, रिसीट्स 18 यूनिट्स आए हैं। डे 3 में 270 कॉस्ट है, रिसीट्स 12 यूनिट्स की है। 4 तारीख को 10 यूनिट्स इशू करने हैं और ये हमें किस मेथड से फॉलो करना है? फीफो मेथड से। सो आपने 10 यूनिट्स जो इशू करने हैं तो आप 2 तारीख से इशू करोगे या 3 तारीख से? वहां से आप इशू करोगे 270 से, क्यों करोगे 260 से? फीफो मेथड। फर्स्ट एंड फर्स्ट। यस। तो फिर उसके बाद 10 यूनिट्स वहां से जाएंगे। 6 तारीख को इशू हो रहे हैं 14 यूनिट्स।
there was no raw material at the start of day 1, which was the value of the inventory on day 5. डे 5 यानी ये डे 6 का पूछ रहे हैं आपसे, डे 6 का भी नहीं बल्कि ये पूछ रहे हैं आपसे, ये डे 1 है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 यानी कि क्लोजिंग वैल्यू पूछ रहे हैं। बात समझ है? ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू पूछ रहे हैं, बताएं। नेक्स्ट, नंबर 14। चलिए हम आपके आंसर चेक कर लेते हैं। 12 का सी है, 13 का सी है जी, 14 का डी, 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 इट्स 2000 kg। मिनिमम इन्वेंट्री का मैंने एवरेज, मिनिमम इन्वेंट्री निकालनी है 600 kg, मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालनी है 3400 kg। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया है, एवरेज इन्वेंट्री लाइन। और एवरेज इन्वेंट्री का एक और फॉर्मूला भी है, आपको लिखवाया था, बफर इन्वेंट्री प्लस, देखिए, नहीं आपको एवरेज इन्वेंट्री का भी लिखा था ना, ये सेफ्टी इन्वेंट्री प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी चूंकि यहाँ पे गिवन नहीं है, क्वेश्चन में डेटा ही गिवन नहीं है, तो फिर जो अवेलेबल डेटा है उसकी मदद से आप एवरेज इन्वेंट्री निकालोगे। क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम को डिवाइड किया बाय 2। ठीक है, ये लिख लो। एक और फॉर्मूला जो है एवरेज इन्वेंट्री निकालने का, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2।
रिविजन किट आप लाई हैं? लाई हैं? आप इसके क्वेश्चंस करना शुरू करें। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अकाउंटिंग फॉर लेबर शुरू करेंगे। Next week.